हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आपने पहला सेशन जरूर देखा होगा, इसका पार्ट 1। आज हम लोग पार्ट 2 करने चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के जितने सीक्रेट्स हैं हम उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा कौन सा क्लू छोड़ता है क्वेश्चन में, जिनके आसानी से हम क्वेश्चन अगर ना भी पता हो तो हम लगा लें। तो हम 2024 से लेके 2016 तक के पीवाईक्यूज को उठाएंगे ईयर टू ईयर लेके, और ये देखेंगे कि यूपीएससी कहाँ पे क्लू छोड़ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है ना तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, जिससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी बेहतर रिसर्च करके लेके आएंगे, जिससे आप सटीकता के साथ 2024 के प्रीलिम्स में बेहतर ढंग से अपना अप्लाई कर पाइए। ठीक है, तो आप चाहे इसको एलिमिनेशन बोलिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये एक लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच है जो कहीं ना कहीं हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होनी ही चाहिए। आइए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई वाले बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 जाके देख लीजिए, उसके बाद आइए पार्ट 2 देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना है क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो। बहुत कुछ जबरदस्त चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं अगले 30 दिनों में। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई क्वेश्चन 2024 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि इसके पहले मैंने 5 क्वेश्चन करा रखे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ पार्ट 1 जाके देख लो। अब सवाल पढ़ते हैं ध्यान से और समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या लॉजिकल थिंकिंग लग सकती है। क्या लिखा है भाई? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कथन 1 यानी कि स्टेटमेंट 1 लिखा है, यूरोपीय संसद ने हाल ही में नेट जीरो इंडस्ट्रीज एक्ट को मंजूरी दी है। ठीक है भाई, हो सकता है कि हमें ना पता हो, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है। दूसरा पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यूरोपीय संघ 2040 तक, कब तक? 2040 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने का इरादा रखता है, और इसलिए उस समय तक अपने सभी स्वच्छ तकनीकी विकसित, यानी कि जो भी स्वच्छ तकनीक होगी उसको विकसित करने का लक्ष्य रखता है। अब आप सोचिए, इन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि 2040 तक हमें क्लीन एनर्जी 100% ले लेना है, और ऐसे नहीं कि एक आध बच जाएगा, ऑल डेवलप्ड ऑल। आप सोचिए, और कहीं ना कहीं यूरोपियन पार्लियामेंट, पूरा यूरोप की बात हो रही है। ये थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हैं? एग्जैक्टली यही है, और यूपीएससी भी यही चाहता है कि आप लॉजिकल थिंकिंग लगाइए। क्या सच में 2040 तक सभी ऐसे टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसे पार्ट पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी जहां पर कार्बन एमिशन हो ही ना, आप जीरो कर ले जाएं? दिस इज नॉट पॉसिबल टिल नाउ। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब जो बच्चा सिर्फ अपने नॉलेज के ऊपर लगा हुआ है कि भाई हमें जो पढ़ा है बस वही याद रहे तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे, तो यूपीएससी की टेक्निक समझो। जब तक ये नहीं समझोगे कि स्टेटमेंट में जो कह रहा है क्या वो पॉसिबिलिटीज की तरफ जा सकता है, क्या वो लॉजिकल थिंकिंग इस इंसान की बुद्धि में बैठ सकता है, अगर नहीं बैठ रहा है तो चुपचाप काट के आगे बढ़ जाओ। अब स्टेटमेंट आप देखेंगे तो हर एक स्टेटमेंट में ऐसा ही है कि कोई एक ही गलत हो सकता है, दोनों गलत नहीं हो सकता। स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है, इसका मतलब है दूसरा वाला गलत है, और दूसरा वाला गलत कहाँ लिखा है? सी ऑप्शन में, यानी कि कथन 2 गलत है और कथन 1 सही है। कितने आसानी से हम आंसर तक पहुंच गए सिर्फ ये समझ के कि हाँ ठीक है, हो सकता है पास किया हो, लेकिन दूसरे में भैया ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमने भी पढ़ा है भारत का टारगेट 2070 तक है कि हम जीरो पे आएंगे, लेकिन ऑल डेवलपमेंट क्लीन एनर्जी की तरफ अभी तो उतनी जल्दी सोच भी नहीं पाए हैं। लॉजिकल थिंकिंग, बार बार कह रहा हूं, सोचिए, मेरे साथ करना सीखिए। देखिएगा 2025 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा आप बहुत बेहतर होंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या लिखा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है भाई, स्टेटमेंट 1, हाल ही में वेनेजुएला ने अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबर कर अपने लोगों को दूर देशों में भागने और प्रवास करने से रोकने में सफलता प्राप्त की है। रिसेंटली वेनेजुएला अचीव अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि बहुत तेजी से वो क्या किए हैं, पूरी तरह से रिकवरी कर लिए और सक्सेस भी हो गए। किस चीज में? कि जो लोग उनके भाग के जा रहे थे दूसरे देशों में, उनको अब लेकर भी आ गए, वापस भी आ गए।
अब सोचो जरा, वेनेजुएला एक ऐसा देश जो सबसे भ्रष्ट में आता है, उसके साथ साथ लैंग्वेज देखिए यूपीएससी लिख कैसे रहा है। और जब इसी तरह 2025 में आपको लैंग्वेज मिलेगी तो उन लैंग्वेज को आपको समझना है कि वेनेजुएला ने अभी अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबार कर पा लिया और लोगों को भी बचा लिया। ये स्टेटमेंट ही कहता है, कोई भी देश हो, जैसे श्रीलंका है, आप देखिए अभी तक नहीं उभर पाया, बल्कि वेनेजुएला से बड़ा है। आप उसी तरह जो मैं कह रहा हूँ, आप उस चीज़ को अगर समझेंगे सही से तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर ढंग से चीज़ें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, गलत है कि नहीं। इतना ही समझना है बस, और कुछ नहीं। आगे क्या लिखा है, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अब हो सकता है आपको ये लगे कि भैया ऐसा है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन पहला स्टेटमेंट तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि बहुत तेजी से रैपिड चेंजेस तो नहीं आ सकते, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सट्रीम वर्ड है। तो इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को गलत काट दूंगा, और पहला स्टेटमेंट जब कटेगा तो ऑप्शन डी है, जिसमें लिखा है कथन पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है, तो इसीलिए डी ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। समझ में आ रहा है, बस इतना ही अच्छे से करना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। आपको लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच को समझना होगा कि यूपीएससी की जो लैंग्वेज है उसको हमें पकड़ना है, ठीक है। जो छठा क्वेश्चन था और सातवां, यहां से आपने कहीं ना कहीं उस लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश की, और अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 100% आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और आंसर को अगर नहीं पता, नहीं पढ़ा, तब भी ये क्वेश्चन आप लगा के आएंगे, ठीक है। और 100% इस टाइप के क्वेश्चन 2025 में देखने को मिलेगा, गारंटीड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार कीजिए। दो कथन फिर से दे रखा है, मेनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। यानी कि ऐसे बाजार में मिलने वाले कई च्युइंगम हैं जो पर्यावरण प्रदूषक का स्रोत माना जाता है, माना जाता है। ये नहीं कह रहा कि है, ऐसा माना जाता है कि भाई च्युइंगम क्या है, वो कहीं ना कहीं प्रदूषण के कारण बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक वो हमारे जीभ मुंह में रहते हैं और वो जल्दी डिग्रेड नहीं होते, यानी कि जल्दी से खत्म नहीं होते। आगे क्या कह रहा है कथन तो में, कि कई च्युइंगम में गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है, यानी कि जो हम लगातार उसको कूचते रहते हैं और वो डिग्रेड मतलब खत्म नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि उसमें क्या हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप सिंपल सी बात सोचो, क्या कह रहा है भाई, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन को उसने किससे जोड़ दिया, प्लास्टिक से जोड़ दिया ना। अब कई सारे बच्चों को हो सकता है ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आई हो, लेकिन अगर आप लॉजिकल थिंकिंग से सोचोगे और चीजों को कनेक्ट करना सीखोगे, 100% है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं कर सकते। यानी कि दोनों स्टेटमेंट तो सही लग रही ना, भाई पॉल्यूशन को प्लास्टिक से कनेक्ट कर रहा है, सही बात है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कथन एक, यानी कि कथन एक और दो दोनों सही हैं, और कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है, बिल्कुल करता है, यानी कि स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 के बारे में बताता है। करेक्ट, सिंपल सा है ना। तो बस ध्यान रखिएगा, आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए और जहां पे इंटर रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा, आप ये मान चलिए कि ये 100% ट्रू है, और वहीं पे इस ऑप्शन को कीजिएगा। और इस बार 2024 में इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने खूब सारे पूछे थे। मैं आगे 5 क्वेश्चन और भी लाऊंगा। आप सोचिए ना, अगर अभी तक ये 8 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में सही हो गए होते, इसमें से एक भी सवाल गलत ना हुआ होता, बस इस तरह की एक लॉजिकल अप्रोच सोच के, तो कहीं ना कहीं आपका प्रीलिम्स निकल गया होता। पर कोई बात नहीं, 2025 में ट्राई करो, 100% है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ना पढ़े हों अभी तक, कि भाई इसमें से पूछ रहा है कि कितने को वितरित ऊर्जा संसाधन माना जाता है, यानी कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल और रूफटॉप सोलर, यानी कि फोटोवैलिक जो यूनिट्स होती हैं वो। अब यहाँ पर आप सोचिए सवाल क्या है कि भैया जब हम एनर्जी को, जो रिसोर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि उनको हम बांटते हैं, तो उनके कौन कौन से टेक्नोलॉजीज हैं। तो भैया पहला बैटरी भंडारण, सबके यहाँ इन्वर्टर लगता है ना, तो वो भी तो क्या करता है, लाइट जाती है तो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना एनर्जी, बिल्कुल कर रहा है। आजकल बायोमास से हम जनरेट कर रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल कर रहे हैं। तो तीसरा फ्यूल सेल, फ्यूल सेल क्या करती हैं, यही काम करती हैं,
इलेक्ट्रिक स्टोर करती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और लास्ट में जब आपके यहाँ रूफटॉप पे जो सोलर पैनल लग रहा है वो क्या है, वो भी तो वही है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं था। अगर इस पॉइंट को लेकर अगर ये समझ लेते कि भैया ऐसे चारों चीज़ें हैं जो सच में काम कर रही हैं, तो आप क्या मार के आते हैं, डी। ठीक, अब जो बच्चा नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज वो भी कर सकता है, बस उसको हल्का सा ये सोचने की जरूरत है। बस इंपॉर्टेंट यही है कि आप क्वेश्चन को लेते कितना सीरियस हैं और किस हिसाब से उसको बाई वे में आप तोड़ते हैं। जहां इतना तोड़ लिया आपके सामने आंसर है, सोचना ही नहीं है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया और इसमें कई सारे लोगों ने क्वेश्चन गलत किया, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ध्यान रखना, यहां मैं 10वां हूं, पेपर में क्या है नहीं पता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या लिखा है, तितलियां, मछली और मेढक। पूछ रहा है कि इसमें जहरीली प्रजातियां कौन कौन सी हैं, इसमें से कितनी ऐसी हैं जो पॉइजनस स्पीसीज हैं, यानी कि बटरफ्लाइज, फिश और फ्रॉग्स। अब आप सोचिए ये 3 पॉइंट है, पूछ रहा पॉइजनस स्पीसीज। पॉइजनस मतलब वो जिसके अंदर जहर होता है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो फ्रॉग्स हैं, सीधी सी बात है, कुछ फ्रॉग ऐसे हो सकते हैं कि नहीं जिनके अंदर जहर है, बिल्कुल। क्या कुछ सभी मछलियां दुनिया की खाई जाती हैं क्या, क्या शार्क मछली खाई जाती है क्या, या कोई और ऐसी मछलियां जो बहुत खतरनाक है, क्या उनको खाया जाता है क्या, नहीं, क्यों, पॉइजनस। इसी तरह तितलियां भी हैं, सीधी सी बात है, ये तीनों पॉइंट्स में कहीं ना कहीं हमें पॉइजनस मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि यूपीएससी ये क्वेश्चन जानबूझ के बनाया है कि बस बच्चा थोड़ा सा भी लॉजिकल माइंड लगा ले तो इसका आंसर सीधी सी बात है सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं ना कि अगर आप सोचते कैसे, इंपॉर्टेंट ये है, बस लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच, जो मैं बार बार कह रहा हूं। अगर आप पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली लग जाएगा लैंग्वेज क्या है। दूसरे तरफ जाएंगे तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि लैंग्वेज क्या है। ठीक, और तीसरी तरफ जाएंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ भी लैंग्वेज की बात है। तो ध्यान रखना, लैंग्वेज ही सबसे इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको कैसी लग रही हैं जरूर बताइएगा। ये आज हमने 5 क्वेश्चंस देखे, ध्यान रखना पार्ट 2 में इसी तरह मैं 20 पार्ट्स लेकर आऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बता देना तो आप सीख नहीं पाओगे। धीरे धीरे चलिए, विश्वास कीजिए एग्जाम तक इतना कुछ सीख जाओगे कि आप अप्लाई करना सीख जाओगे। तो इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है, जो बता रहा हूं अभी तो बहुत कुछ आएगा। इसीलिए जून में हम सेम ऐसे ही एक एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम। बकायदे 2 जून से ये बैच स्टार्ट हो रही है। जिनको भी लेना है कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमने लिंक बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। सिर्फ 50 बच्चों का ये बैच है। ध्यान रखना, आंसर राइटिंग को लेके जबरदस्त सेशन होंगे, 120 दिन। हम आपको बहुत सारे गिफ्ट भी दे रहे हैं, पीवाईक्यू मेंस की बुकलेट जिसमें 500 क्वेश्चन होंगे और पूरे के पूरे करंट अपडेटेड के साथ मेंस की एक टेस्ट सीरीज भी हम आपको देंगे जिसमें 25 पेपर होंगे, और कहीं ना कहीं जो थीम वाइज नोट्स देंगे, क्योंकि ये थीम वाइज रिपीटिशन हो सकते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3 और F4 एसए में रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, तो आराम से इनको करिएगा। तो उससे अच्छा है कि आप कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, और उसके साथ साथ ये टिप्स आप देखते जाइए, 100% आपका प्रीलिम्स होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का, बाय।